हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। आज का टॉपिक है हमारा डिजिटल लाइब्रेरी एंड डेटा वेयर हाउस, और उसको हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में। तो सबसे पहली ना बात तो यही है कि हम आईआरएस में ना डिजिटल लाइब्रेरी और डेटा वेयर हाउस को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही अलग अलग होता है। क्योंकि एक आईआरएस भी एक सिस्टम है, ये अलग से एक सिस्टम है, ये अलग से एक सिस्टम है, बट फिर भी इसको हम आईआरएस में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो ये दोनों सिस्टम होते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी और डेटा वेयर हाउस, ये एक ऐसे सिस्टम है जो हमारे आईआरएस के साथ में ना कहीं सिमिलरिटी रखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा वेयर हाउस और आईआरएस ये आपस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखते हैं। अब सिमिलरिटी क्या रखते हैं, इन तीनों के पास ही ना एक यूज़र होगा, वो अपनी क्वेरी करता है तीनों सिस्टम के पास में, और तीनों सिस्टम के पास में अपना स्टोरेज या फिर हम बोल सकते हैं कि अपना एक डेटाबेस होता है। और तीनों ही सिस्टम किसका काम करते हैं, डेटा रिट्रीवल का काम करते हैं। जो भी यूज़र पूछेगा वो उससे कुछ रिट्रीव करते हैं। तो फिर भी ना ये कुछ सिमिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट इसमें होगा, वही हम डिफरेंट यहाँ पर जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। अब देखो, जैसा नाम है वैसा ही काम है। डिजिटल लाइब्रेरी से ही पता लग रहा है कि कोई ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है, उसको आपने क्या कर दिया, डिजिटलाइज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इसकी सारी जो बुक्स थी, जो सारे इसके सोर्सेज थे, लिटरेचर थे, आपने उसको इंटरनेट पर ले आए। ओके, तो ये था डिजिटल लाइब्रेरी। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा हम कुछ करते हैं। बस यही है कि जो हमारे पास लाइब्रेरी ट्रेडिशनल होती है, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हो, अब उसी को आजकल आप देखते भी होगे ना, यूनिवर्सिटी वाले भी ऐसा बोलते हैं कि देखो आप हमारी लाइब्रेरीज ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हो, घर बैठे भी आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। तो यही है हमारी डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का जो मेन फोकस रहता है वो क्या है, एक ही है, जितने भी उसके पास ऑब्जेक्ट्स हैं लाइब्रेरी में, बुक्स हैं, उनको डिजिटल क्रिएट करना होता है। चाहे वो पीडीएफ हो सकती है, इमेजेस फॉर्म में हो सकती है, इवन एमपी3। आपने देखा होगा ना, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बुक्स को ऑडियो फॉर्म पे आपके लिए लेकर आते हैं। तो सिर्फ देखना नहीं, सुनना भी वहाँ पर एक बुक का काम हो सकता है। ओके, तो ये थे डिजिटल लाइब्रेरी। अब उसके कुछ ना एडवांटेजेस भी होते हैं, वो देख लेते हैं। एडवांटेज तो बहुत होंगे, तभी हम डिजिटल पे कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो उसका आपको मैं बताऊं कि एडवांटेज क्या है, वो है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके पास एक मोबाइल या लैपटॉप है और इंटरनेट है, आप दुनिया में कहीं पर भी बैठ के उस डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल यही होता है, आपको चलकर लाइब्रेरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है एक्सेसिबिलिटी। सेकंड है, आपको ना कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइमिंग सेविंग भी होता है। टाइमिंग सेविंग क्या है, जैसे अगर आपको जाना नहीं पड़ रहा है, आपको अपने घर पे बैठे बैठे बुक मिल रही है, तो टाइम सेविंग है। बट स्पेस भी वहाँ पर सेव होता है। स्पेस क्यों, अगर आप ट्रेडिशनल लाइब्रेरी को ओपन करोगे, आपको पहले एक रूम लेना पड़ेगा, हॉल लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको उस पर बुक्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हो कि यार मुझे एक दो रैक और बढ़ाने हैं, आपको फिर से स्पेस चाहिए। इंटरनेट पे कोई दिक्कत है ही नहीं, इंटरनेट पे सिर्फ आपको डोमेन बढ़ाना होता है कि 1 GB 2 GB, तो स्पेस भी यहाँ पर हमारा बच जाता है। थर्ड एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, वो है प्रिजर्वेशंस एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर हम बात करें ना, जो हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज है, उसमें देखना जो बुक्स होती है ना, वो फिजिकल एंटिटी होती है, और वो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होती है। अगर बहुत गर्मी हो रही है, या फिर बारिश आ रही है, ठंड हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ रही है, तो उसके जो पेजेस है वो इफेक्ट होते हैं। तो आप देखोगे 5 साल 10 साल बाद ना पेजेस क्या है, आप अगर उसको आप टर्न कर रहे हो तो भी पेजेस वीक हो जाते हैं, वो फट जाते हैं पेजेस। तो क्या है, उनको भी प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल होता है। बट क्या ये डिजिटल फॉर्म में होता है, अगर उसकी हमने पीडीएफ बना दी, तो पीडीएफ तो क्या है, सालों साल 10 साल 20 साल इवन 100 ईयर्स बाद भी वो वैसे की वैसे ही दिखेगी। तो प्रिजर्वेशन कितना ईजी है, ड्यूरेबिलिटी है वहाँ पर, इसलिए कि भी एक एडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब बहुत कम कॉस्ट लगती है। जैसे कि आपको कोई मैन पावर नहीं चाहिए। मतलब अगर आप अपनी लाइब्रेरी ओपन करोगे, आपको मैन पावर चाहिए, लोग चाहिए कि नौकरी करने के लिए आपको नौकरी पर रखना पड़ेगा, उनको पैसे देना पड़ेगा, वहाँ पर जो मेंटेनेंस है उसको भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी करना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है। बट इंटरनेट पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। डिजिटल लाइब्रेरी पे ये कॉस्ट कटिंग ऑलमोस्ट नल हो जाती है। ये कुछ एडवांटेज थे। आप और भी एडवांटेज अगर आपके दिमाग में है, अगर आप सच में समझ गए हो कि डिजिटल लाइब्रेरी ये होती है, तो आप अपनी तरफ से इसमें आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो। अब ये नहीं है कि सिर्फ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो होता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि ऐसे लोग, हमने क्या कर दिया, ये कुछ ग्लोब है, हमने क्या कर दिया,
उनको डिवाइड कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है, अच्छा फ़ोन है, अच्छा लैपटॉप है, वो इंटरनेट या फिर डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसा एरिया भी है जहाँ पर इंटरनेट आज भी रेयर है, वहाँ पर अभी भी स्मार्टफोन नहीं पहुँचे हैं। हमें लगता है घर बैठे यार अब तो सबके पास इंटरनेट है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत से अभी ऐसे, इवन इंडिया में भी ऐसे जगह है जहाँ पर इंटरनेट बहुत नॉर्मल नहीं है, उनके पास भी स्मार्टफोन नहीं है, या फिर उनके पास कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, उनको चलाना नहीं आता, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, तो वो तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी के यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस होने चाहिए, और आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक तरह का ना डिसएडवांटेजेस हो सकता है, उसको हम ओवरऑल डिजिटल डिवाइड बोल देते हैं। नेक्स्ट है इनिशियल कॉस्ट। हालांकि मैंने कहा था कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बट ये नहीं कि बिल्कुल ही ज़ीरो। आपको स्टार्टिंग कॉस्ट तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आप डिजिटल जा रहे हो, इंटरनेट पे जा रहे हो, आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, उसका फिर आपको मंथली भी पे करना पड़ेगा, ईयरली पे करना पड़ेगा। इवन आपको कुछ इंजीनियर भी हो सकते हैं, आप सर्विस भी ले सकते हो कि यार इसको मेंटेन करना है, मेरे पास नई बुक्स आई, इसको अपलोड करना है। तो ये कुछ इनिशियल कॉस्ट है, हालांकि ये इतनी कॉस्ट नहीं है, बट फिर भी ना कुछ कॉस्ट तो होती है। थर्ड डिसएडवांटेज हो सकता है लैक ऑफ फिजिकल ब्राउजिंग। इसका मतलब है कि ना देखो, अगर मैं आपको एक प्रिंट दूं कि चलो ये पेज पढ़ो, या फिर बुक में आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में देता हूँ कि मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ और आप पढ़ो। आप उसको डेली में क्या कर रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो। वही अगर आप उसकी प्रिंट आउट ले लेते हो अच्छे वर्ड्स में जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, तो आप देखोगे ना स्क्रीन पे पढ़ना थोड़ा हेक्टिक होता है, आप जल्दी थक जाते हो, इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो बुक होती है ना, उसमें पढ़ना एक फीलिंग, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बजाय ऑनलाइन या किसी स्क्रीन पे पढ़ना। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेजेस हो सकता है। तो ये था हमारा डिजिटल लाइब्रेरी, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज। आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो अगर आप समझते हो तो। अब बात करते हैं डेटा वेयर हाउस की। देखो डेटा वेयर हाउस ना, मैंने इस पर पर्सनली अलग से वीडियो बनाया है। डेटा वेयर हाउस पे आप आई बटन पे क्लिक करोगे ना, आप वीडियो पे तक पहुंच जाओगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसको लिंक दे दूंगा। एंड इवन ये जो वेबसाइट, ये जो स्लाइड्स है ना, इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है ना, इसको हम कोई नॉर्मल यूज़र यूज़ नहीं करता है इस डेटा वेयर हाउस को, इसको सिर्फ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। तो ये होता क्या है, ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। ये देखो, ये सेंटर है, मतलब ये डेटा बेस है जहाँ से डेटा कहाँ से आता है, अलग अलग सोर्सेज से डेटा यहाँ पर आके कलेक्ट होता है। कोई कंपनी है XYZ, उसकी 4 ब्रांचेज है इंडिया में, सोर्स 1 2 3 4 करके, और वो क्या करते हैं, अपना सारा डेटा कहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं। जहाँ इकट्ठा करते हैं उसको हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। अब ये डेटा इकट्ठा क्यों करते हैं, जो भी डेटा देखो, मान लो कि ना कोई कंपनी 10 साल से डेटा इकट्ठा कर रही है, तो ये डेटा कौन सा इकट्ठा हो गया, हिस्टोरिकल डेटा, कि पिछले 10 साल का डेटा इकट्ठा है। बट करती क्यों है, ये एनालिसिस करने के लिए करती है। मान लो कि कंपनी के पास में 10 साल का सेलिंग का डेटा है, तो वो पता कर सकते हैं ना कि हाँ भाई 2010 में हमने कितना सेल किया, 2011 में कितना सेल किया, 2012 में ऐसे ऐसे करते वो 2024 तक आ सकते हैं और सेल पता कर सकते हैं कितना सेल हुआ है। और इवन वो ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस ईयर में हमारा ज़्यादा सेल हुआ है, और उसको पता लगेगा कि यार 2024 में तो सेल कम हुई है बजाय पिछले ईयर्स के। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेटा वेयर हाउस क्या काम आता है, ये जो डेटा है ना, हिस्टोरिकल डेटा है, उस पर वो एनालाइज करते हैं। और इसका मेन जो पर्पज़ है वो क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट करना। मतलब अगर मैंने कहा यार 2024 में सेल कम हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैं इस डेटा से ये डिसीजन ले पाऊंगा कि यार मुझे ना कुछ इसको इन्हेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये आपको बिजनेस में हेल्प करता है डेटा वेयर हाउस। मैं फिर से रेकमेंड करूंगा आप एक पर्सनली वीडियो इस पर देखिए जो सिर्फ डेडिकेटेड है डेटा वेयर हाउस के लिए, और बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैंने उसको पढ़ाया है। तो ये हो गया हमारा टोटली डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा वेयर हाउस। और अब हम क्या करते हैं ना, इन तीनों का डिफरेंस देखते हैं। हालांकि अभी तक हमने क्या कहा था कि ऑलमोस्ट सिंपल लगते हैं, बट सिंपल नहीं है ये, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी इनका नाम भी अलग अलग है। और IRS इनकी तरह ही काम करता है, इसलिए इस सब्जेक्ट में दोनों चीज़ें हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं बस। सबसे पहला इसका जो एस्पेक्ट रहेगा कि किस तरह ये चेंजेस है, तो वो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो अलग अलग होता है। अगर हम बात करें कि डिजिटल लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो बुक्स लाइब्रेरी में रखी है ना, उसको इंटरनेट पर लेके आना, बस उसका यही यूज़ है। उसके अलावा जो भी यूज़र बुक मांग रहा है उसको बस एक्सेस करने देना। इसका प्राइमरी फोकस यही है, आपकी जो बुक्स रखी हुई है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में, उसको डिजिटलाइज करना है उस कंटेंट को, ये इसका मेन फोकस होता है।
और डेटा वेयर हाउस का मेन फोकस क्या होता है, कंपनीज में जहाँ भी अलग अलग कंपनीज ब्रांचेस चल रही हैं उनका डेटा इकट्ठा करके कंपनी ऑर्गेनाइजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हेल्प सपोर्ट करना होता है, उनको डिसीजन के लिए एनालिसिस करते हैं, फिर डिसीजन लेने में हेल्प करना होता है। और वही अगर हम बात करें हमारे IRS की, इसको हम पढ़ चुके हैं, वो कहता है कि जो इसका जो मेन मोटो है ना वो है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का, इसीलिए इसका नाम में ही रिट्रीवल है। वो कह रहा है कि आप जो क्वेरी दोगे ना उस क्वेरी से रिलेटेड मैं सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आऊँगा। अब देखो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट आएगा ना उसे आप और भी समझ जाओगे। तो IRS का जो मेन फोकस वो क्या रहता है, वो कहता है रिट्रीवल पे मेरा जो इन्फॉर्मेशन का जो रिट्रीवल है उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। नेक्स्ट आप थोड़ा और समझोगे। अब बात करते हैं कि ना इनमें डेटा होता किस तरह का है। तो डिजिटल लाइब्रेरी में देखो मेनली तो बुक होती है, मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है, इवन कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी हो सकती है, कोई मल्टीमीडिया वेरियस डोमेन कुछ भी हो सकता है जो लिटरेचर हो। इंटरटेनमेंट कम होना चाहिए, मतलब वहाँ पे लिटरेचर, कोई बुक्स, कोई पोएम, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ऐसी चीज़ें यहाँ पर रहती है। डेटा वेयर हाउस में क्या रहता है, डेटा वेयर हाउस में ट्रांजेक्शनल डेटा रहता है। जैसे अगर ये डेटा वेयर हाउस किसी बैंक का है तो वहाँ पर क्या है, हर यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी, उसने कब विड्रॉ किया है वो इन्फॉर्मेशन होगी, कितने पैसे वो डाल रहा है, ईयरली कितने पैसे विड्रॉ कर रहा है, ऐसे कुछ सिस्टम ये इन्फॉर्मेशन रखता है। बट अगर हम बात करें हमारे IRS की तो यहाँ पर कोई डेटा का कोई एक टाइप नहीं होता, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वेब पेजेस, डेटाबेसेस, कुछ भी, मतलब IRS में ये डेटा भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये यूनिवर्सल डेटा होता है, कोई भी कहीं से डेटा उठा लो वो IRS में मिलेगा। तो IRS एक यूनिवर्सल डेटा सोर्सेज पर काम करता है और इनका डेटा सोर्सेज लिमिट होता है। डिजिटल लाइब्रेरी और हमारे डेटा वेयर हाउस का यहाँ पर डेटा सोर्सेज लिमिट होता है। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, इनके अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो इसका जो चैलेंज है ना वो है कि डिजिटल प्रिजर्वेशन करना, मतलब कि जैसे ही कोई नई बुक आती है उसको डिजिटलाइज कर दो। और कॉपीराइट भी इशू होता है। मान लो कि आपने सोचा कि यार मुझे एक बुक लिखना है और मैं उसको ना कॉपीज़, एक हार्ड कॉपीज़ में नहीं प्रिंट करूँगा, मतलब मैं उसको सिर्फ ऑनलाइन ही पब्लिश करूँगा। जैसे अमेजोन की किंडल एक सर्विस है, वो उससे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन बुक पढ़ सकते हो, वहीं से परचेज करो, वहीं से पढ़ो, बस आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आएगी। तो अब ऐसा करना क्या है, जो ऑथर होता है उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बट उसकी दिक्कत भी है। अगर मैंने वो डाउनलोड कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं पे शेयर कर दूंगा, तो वो जो शेयरिंग कर रहा हूँ ये गलत होता है, कॉपीराइट इशू होता है। मुझे कोई हक नहीं है किसी की बुक को मैं ऐसे ही शेयर कर दूँ बिना परचेजिंग के, बिना लाइसेंस के। तो यहाँ पर ऐसी कुछ प्रॉब्लम रहती है। बात करें डेटा वेयर हाउस की, तो जब डेटा वेयर हाउस होता है ना, डेटा बहुत सारा हो जाता है, वॉल्यूम बहुत हो जाता है। क्यों, हिस्टोरिकल डेटा होता है, कंपनी उसके 10 साल का डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसमें पता नहीं डेटा में किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये यहाँ पर वॉल्यूम को मैनेज करना ही यहाँ पर चैलेंज होता है। अब बात करें अगर हमारे IRS की, इसका चैलेंज क्या होता है, इसका चैलेंज होता है इम्प्रूव करना सर्च रेलेवेंसी की, कि जो यूज़र ने क्वेरी किया है ना उसके रिलेटेड मुझे अच्छा सा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लेकर आना है। यही मेरा चैलेंज है कि यूज़र को मैं समझ जाऊं कि वो क्या क्वेरी कर रहे हैं और जो भी मैं उसको रिजल्ट दूं वो यूज़र उससे पूरी तरह सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये थे हमारे 3 सिस्टम, डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा वेयर हाउस एंड IRS। इसलिए पढ़ते हैं, ये तीनों सेम दिखते हैं बट दीज आर द डिफरेंसेस अमंग देम। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।